हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स चैनल ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको फ्री अवेलेबल करवाता है। और साथ ही साथ देखिए, आपको चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करनी हो, जैसे आईआईटी, जेईई, नीट, एनटीएससी, ओलंपियाड, ये सारी भी तैयारियां आप कर सकते हैं आराम से घर बैठे। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में ये सारी चीज़ें भी आपको बिल्कुल बेस्ट टीचर्स के साथ में करवाई जाती हैं। तो बस किस बात की देर है, आपकी पढ़ाई करने की। कक्षा 11वीं संस्कृत व्याकरण में कोर और इलेक्टिव वाले बच्चों के सिलेबस में जितनी भी धातुएं दी हुई हैं, उन सभी के हम रूप बनाते जा रहे हैं। और इसी श्रृंखला में हम पहुंच चुके हैं परस्मयी पदी धातु हमारी प्रच्छ। प्रच्छ का अर्थ होता है पूछना। अच्छा, हर एक धातु का अलग हम वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हर एक धातु जब हम पढ़ते हैं, प्रत्यय तो बहुत कुछ समानता रहती है, प्रत्ययों में ऐसा नहीं होता है कि बहुत कुछ अलग होते हैं, लेकिन उन प्रत्ययों को जुड़ने के पहले धातुओं में कुछ कुछ परिवर्तन होते हैं। और वो परिवर्तन अगर हम ना देखें और अगर हम सीधा बस याद रखें कि ती तह अंति सी थह थह आमी आवह आमह, ये हमारे लट लकार के प्रत्यय हो गए। इनको हम मूल धातु में जोड़ देंगे और हम अपने रूप बना लेंगे। लेकिन धातुओं में जो भाई मूल धातु है, वो जब किसी प्रत्यय से जुड़ती है तो उसमें परिवर्तन हो जाते हैं। कुछ तो समान रहती हैं, कुछ में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते, लेकिन कुछ में होते हैं। तो इसीलिए यही उद्देश्य है हमारा कि हर एक धातु के रूप इसलिए बनाए जाएं कि एक धातु जब भी आप पढ़ें, वो धातु आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए, वो आप हर काल में उसको प्रयोग कर पाएँ। क्योंकि धातु क्या होती है, हमने आपको बताया है कि हम जो सुबह से उठने से लेकर के रात के सोने तक, स्वप्न देखने तक जो भी काम करते हैं, वो सभी हमारे क्या होते हैं? क्रियाएं होती हैं, काम होते हैं। उन क्रियाओं को ही दर्शाने वाले जो शब्द हैं, अब भाई हमने आंखें बंद कर ली और हम लेट गए तो उसको हम क्या कहते हैं? सोना। उसके बाद हमने आंखें खोली तो उसको क्या कहते हैं? हम जागना। फिर हम अपने बेड से अपने पैरों पे जैसे ही खड़े हुए आधार बनाकर, तो उसको क्या दिया? खड़ा होना। फिर हमने अपने कदमों को आगे बढ़ाया तो उसको कह दिया चलना। तेज बढ़ाया तो उसको कह दिया दौड़ना। तो हर एक काम को दर्शाने वाले हिंदी के में भी शब्द होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं, ऐसे ही संस्कृत में होते हैं। और उन्हीं शब्दों को धातु कहा जाता है, ठीक है। लेकिन धातु क्या होती है? क्रिया होती है, काल में होती है, यानी समय में होती है। बिना, ऐसा तो है नहीं कि काम होता रहे और समय का हमें पता ही नहीं हो। तो जो हम निरंतर उसी समय में, जिस समय में हम जी रहे हैं, उसी समय में काम करेंगे तो उसको वर्तमान काल कह देंगे। और जो हमने कल कर ली है, यानी जो क्रिया हमारी हो चुकी है, जो काम हमने कर लिया है, वो हमारा भूतकाल कहलाता है। और जो आगे करने वाले हैं वो हमारा भविष्य कहलाता है। मान लीजिए आप सुबह ही उठे, उठने के पहले आप क्या कर रहे थे? सो रहे थे। जागने के पहले सो रहे थे, तो सोने की क्रिया आपकी भूतकाल में हो गई। आप जाग गए, आप वर्तमान में जाग रहे हो। और इसके बाद आप विद्यालय जाओगे, है ना। जाग करके आप जाग रहे हो, आप जाग करके तैयार हो रहे हो, और इसके बाद में आप विद्यालय जाओगे, वो आपकी भविष्य की क्रिया हो गई। ज़रूरी नहीं है कि हम कल परसों साल 2 साल की ही आगे की बात करें या साल 2 साल पीछे की ही बात करें। हम जिस समय में हम 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी आगे बढ़े, तो 1 सेकंड वाला हमारा जो समय है, काल है, वो हमारा भूतकाल होता जाता है, ठीक है। तो संस्कृत में भी इनको हम कैसे दर्शाते हैं? इन्हें हम दर्शाते हैं लकारों के माध्यम से। लकारों से ना ही हम काल को अकेला, यानी समय को ही अकेला नहीं दर्शाते हैं कि ये काम किस समय में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है। लकारों के माध्यम से यही केवल हम नहीं जानते हैं कि हम वर्तमान काल में कर रहे हैं, भूतकाल में कर लिया था या आगे करेंगे। हम लकारों के माध्यम से कुछ परिस्थितियों को भी जान लेते हैं कि जैसे आज्ञा दी जा रही हो किसी को, अब उसमें कोई हमें काल का बोध नहीं हो रहा है, ना ही हमें ये पता चल रहा है ना कि वर्तमान की बात हो रही है, कि भविष्य की बात हो रही है, ना भूतकाल की बात हो रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन वहाँ कोई एक व्यक्ति किसी को आज्ञा दे रहा है, आज्ञा या अनुज्ञा की बात हो जा रही हो, तो वहां पर हम लोट लकार का प्रयोग कर लेते हैं। अब कहीं पर ना ही हमें आज्ञा की बात हो रही है, ना ही तीनों किसी काल की बात हो रही है, यहाँ पर कहें कि ऐसा करना चाहिए आपको, कोई भी काम हो, उसके लिए कह दिया गया कि तुम्हें सुबह सुबह फल खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को भी जल्दी सोना चाहिए, तभी तो जल्दी उठ पाएंगे, ठीक है ना। और फिर कहते हैं कि हमें विद्यालय जाना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, नित्य कर्म करनी चाहिए। तो जहाँ पे
क्रिया के संग में चाहिए का अर्थ जोड़ रहे हैं, ये एक परिस्थिति बन रही है, तो उसके लिए विधिलिंग लकार होता है। और ये लकार जो होते हैं यानी इनके पास क्या होते हैं, अपने प्रत्यय होते हैं। हर एक लकार के पास कितने प्रत्यय होते हैं, 9 प्रत्यय होते हैं। जैसे आपने इंग्लिश में देखेंगे तो जैसे हम प्रेजेंट की बात करते हैं, वर्तमान काल की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, कह देते हैं या तो हम प्ले लगाते हैं, प्ले लिखते हैं, या फिर इसमें हम क्या करते हैं वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं। यही हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं कि ये हमारे कौन से टेंस की बात हो रही है, ये हमारे प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। ऐसा ही हम सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, है ना। और फिर इसी में रहा रही का अर्थ जोड़ते हैं, तो हम इसमें क्या कर देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं, है ना। तो अर्थ निकल जाता है खेल रहा हूँ, है ना, प्लेइंग। जोड़ देते कि नहीं जोड़ देते थे। तो यहाँ पे ये हमने कहा कि देखा कि जो हमारी क्रिया है वो पहले रूप में आई, फिर उसमें एस या ई एस जोड़ दिया या आईएनजी जोड़ दिया। तो इसी प्रकार से प्रेजेंट यानी वर्तमान काल को हम संस्कृत में यानी उस काम को कैसे पता चले कि ये वर्तमान में हो रहा है, अभी हो रहा है, तो उसकी पहचान के लिए लट लकार के प्रत्यय बनाए गए हैं। या फिर केवल पहचान नहीं, हमें उस काम को वर्तमान काल में होता हुआ दिखाना है या बताना है या लिखना है या अनुवाद करना है। यानी भाषा में हम जब अपने काम को या क्रिया को वर्तमान में दर्शा रहे हैं तो उसके लिए हमारा लट लकार होता है। और लट लकार के पास होते क्या है, प्रत्यय होते हैं। हर एक लकार के पास प्रत्यय होते हैं। कितने होते हैं, 9, जो उस क्रिया में जुड़कर उसको वर्तमान का बना देते हैं। जैसे प्रच्छ में ती लगा, अर्थ निकल रहा है पृच्छति, अर्थ हुआ कि पूछता है। यहाँ पे द्वि हो गया, द्वि का अर्थ है 2, संख्या में 2 होंगे, उन्हीं के संग में ये क्रिया द्विवचन की लगाई जाएगी, ठीक है। तो कहा पृच्छतः, अर्थ निकलेगा हमारा कि 2 पूछते हैं। पृच्छन्ति अर्थ हो जाएगा सभी पूछते हैं, ठीक है। अब इनके हम अब यहाँ पे लिखा पृच्छसि, पूछते हो, पृच्छतः दोनों पूछते हो, और कहेंगे पृच्छत यानी सब पूछते हो। पृच्छामि पूछता हूँ, पृच्छावः पूछते हैं, पृच्छामः पूछते हैं। अब हर जगह हमें है, हूँ, हो, ये ही हम हिंदी में बता रहे कि नहीं बता रहे। तो भाई हिंदी के वाक्यों की पहचान तो हम इस प्रकार से कर लेते हैं कि है, हूँ, हो। अगर हमें कहीं पे दिखेगा किसी काम के साथ में, क्रिया के साथ में, तो हम समझ लेंगे कि हमारा ये वाक्य जो है वो वर्तमान काल का है। अब इसके पहले ताहती है, तेह जुड़ा हुआ हो, कि पढ़ता है, पूछता है, या पूछ रहा भी जुड़ा हुआ हो, तो उसके लिए अगर हम अंत का देख लेते हैं, है, हूँ, हो दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा वर्तमान काल है। समझ गए। अब चलते हैं हम कहाँ पे, संस्कृत में। तो संस्कृत में पहचान कैसे करते हैं, इन प्रत्ययों से, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। तो ये संस्कृत में को पढ़ने के लिए बता रहे हैं कि अगर आप पढ़ रहे हैं और उस समय पर आपकी क्रिया में ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिए वो क्रिया, वो काम वर्तमान में हो रहा है, ठीक है। अब ये हमने कहा कि वर्तमान में होने के लिए एक ही प्रत्यय से काम चला देते, पृच्छति बना देते, 9 क्यों बनाए गए? तो उसके लिए बताया गया कि भाई जो काम है, क्रिया है, वो किसके, कौन करता है उसको, इस काम को, क्रिया को कौन करने वाला होता है? तो कहेंगे क्रिया को करने वाला कौन होता है? बताइए। क्रिया हो ही नहीं सकती है जब तक कि वो व्यक्ति ना हो। तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कर्ता। कर्ता, काम करने वाला। अगर काम करने वाला नहीं है तो काम कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। अगर मान लीजिए कि ये दुनिया में कोई हो ही नहीं, तो बताइए क्या कुछ हो सकता है? नहीं। ब्रह्मांड में हर एक वस्तु, चाहे सजीव हो, निर्जीव हो, कोई ना कोई काम में लगी हुई है, कुछ ना कुछ काम कर रही है ना। टीवी चल रही है ना। और अब क्योंकि आपने सजीव का तो समझ जाएंगे कि सजीव करते हैं, निर्जीव कैसे करते हैं। पंखा चलता है, कूलर चलता है, एसी चलता है ना। मोटर कार हमारी चलती है, चलती कि नहीं चलती? हम कहते हैं एरोप्लेन उड़ता है, वायुयान उड़ता है ना। तो हम अपने अपने काम करते हैं कि नहीं करते? देख, आप निर्जीव भी वस्तुएं काम कर रही हैं ना। तो हर कोई, हवा बह रही है, पानी बरस रहा है, बिजली चमक रही है ना, बादल बरस रहे हैं, तो हर एक कोई ना कोई हवा चल रही है, पत्ता गिर रहा है, पेड़ हिल रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे मतलब कोई ना कोई क्रिया होती रहती है और क्रिया को करने वाले को कर्ता कहा जाता है। कर्ता को संस्कृत में ही उसी को पुरुष कह दिया जाता है, उसी को पुरुष कर्ता भी कहा जाता है। क्रिया में जब हम पहचान करते हैं कारकों के हिसाब से तब उसको हम कर्ता कहते हैं, लेकिन हम जब उसके लिए क्रिया लगाते हैं तो उसके लिए क्या बनाया गया है, उसको पुरुष कह दिया गया है। पुरुष का मतलब ये कभी मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पे किसी मनुष्य की बात हो रही है या फिर केवल किसी व्यक्ति की बात हो रही है या किसी आदमी की ही बात हो रही है, ऐसा नहीं है। किसी नर या किसी आदमी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे काम करने वाले की बात हो रही है। ठीक है, कोई भी संज्ञा हो, यानी कोई भी संज्ञा हो जिसका नाम है और वो काम कर रहा है तो उसको पुरुष कह दिया गया है। कितने भागों में बांटा गया है इसको? 3 भागों में बांटा गया। किस किस में? प्रथम में, मध्यम में और उत्तम में। अब इनको याद कैसे पता करें कि कौन सा प्रथम पुरुष का करता है, कौन सा मध्यम का है, कौन सा उत्तम का है? तो याद रखने के लिए बड़ा ही सरल एक हमारा सूत्र है, नियम है, हमने बताया है आपको, ये हमारा स्वयं का बनाया हुआ है कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। तो एक लाइन याद कर ली, हम पुरुष कभी नहीं भूलेंगे और ना ही हम क्रियाएं लगाने कभी भूलेंगे कि मैं जहां पर लिखा हुआ होगा वो उत्तम पुरुष का करता होगा, तुम जहां लिखा हुआ होगा वो मध्यम का होगा, और इसके बाद हाथी, घोड़ा, बादल, पानी, आदमी, औरत, बच्चा, छात्र, छात्रा, कोई भी हो वो सभी प्रथम में पहुंच जाएंगे। ठीक है, जो भी काम करने वाले होंगे केवल इन 2 लोगों को छोड़ दो। किस किस को छोड़ दो? मैं को और तुम को। तो यहां हमने लिख दिया मैं और यहां लिख दिया तुम, बस। तो कहेंगे क्या ये 6 क्रियाएं बस इन्हीं दोनों के लिए होती हैं? बोले हाँ, इन्हीं दोनों के लिए होती हैं, लेकिन इनकी संख्या पर भी निर्भर करता है। जरूरी तो नहीं है कि हमेशा काम करने वाला एक ही हो सकता है 2 लोग मिलकर कर रहे हो सकता है बहुत सारे लोग मिलकर कर रहे हो। तो इसी संख्या के आधार पर, वैसे हिंदी और अंग्रेजी में हम देखते हैं, हिंदी इंग्लिश में, कि संख्या के आधार पर देखा जाए तो किसी भी वस्तु और व्यक्ति को, कोई भी चीज हो, कोई भी आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, है ना, उन सबको 2 तरह से हम तोड़ते हैं, संख्या के आधार पर देखते हैं। अगर एक है, सिंगल है, तो उसको हम कह देते हैं सिंगुलर, और एक से ज्यादा है तो उसको कह देते हैं प्लूरल। हिंदी में भी हम देखते हैं एक वचन और बहुवचन, बस। लेकिन संस्कृत में संख्या के आधार पर भी हमने 3 भागों में देखा है। संख्या में 1 है तो एक वचन, 2 है तो द्विवचन, और अगर 2 से अधिक है तो वो बहुवचन की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि हमने पहले मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को देखा। तो यहाँ पे कहा उत्तम पुरुष हुआ मैं, मध्यम पुरुष हुआ तुम, लेकिन ये अभी कैसे हैं? अकेले हैं, एक है, इसीलिए इनको एक वचन में रखा गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, मेरे संग में यदि कोई व्यक्ति आ जाए, कोई अन्य शिक्षिका आ जाए या कोई अन्य शिक्षक आ जाए और हम दोनों मिलकर पढ़ाने लगे, तो हम ये कहेंगे कि मैं पढ़ाती हूँ। फिर हम ये केवल हम कहेंगे? वो बेचारा बोल रहा है उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे, फिर हम क्या कहेंगे? हम दोनों पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मेरे साथ एक व्यक्ति और जुड़ गया तो हम, वो कौन हो गए? 2 हो गए संख्या में। तो अब हम क्या कहेंगे उनको? हम दोनों। ठीक है, अभी हिंदी में समझते जाइए, इसी को हम संस्कृत में परिवर्तित कर देंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हमने कहा कि हम 2 पढ़ा रहे थे, साथ साथ में हमें किसी की और आवश्यकता लगी कि और भी आना चाहिए किसी को, तो और हम 2-4 लोगों को बुला लेते हैं और हम सब लोग कुछ ना कुछ आपको अलग अलग विषयों के बारे में बता रहे हैं। तो फिर हम क्या कहेंगे कि आज हम सब आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें मैं का भाव बना रहा, यानी मैं यहाँ पे बनी ही रही हूँ। मेरे संग में एक और आ गया तो हम 2 हो गए, मेरे संग में और भी लोग आ गए तो हम सब हो गए। तो यहाँ पर ये जो हमारा कर्ता बना, कौन सा? उत्तम पुरुष का बहुवचन का, वो हो गया हम सब। अब ये हुई है हिंदी की बात। अब इसी में तुमको भी हम, अकेला है तो तुम कह देते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ में एक और बैठ जाए तो हम क्या कहेंगे? तुम दोनों। तो ये क्या हो गया? तुम दोनों मध्यम पुरुष का द्विवचन का कर्ता हो गया। अब लेकिन कहा कि नहीं, तुम सब पढ़ते हो, तो फिर हम क्या करेंगे? इसको बहुवचन में रख देंगे, क्योंकि ये संख्या में अब 2 नहीं रह गया, तो ये हो जाएगा तुम सब। अब इतनी पहचान कर लीजिए कि मैं, हम दोनों, हम सब, तुम दोनों, तुम सब। जब कभी भी आप क्या कर रहे हो, अब क्योंकि भाई हम हिंदी भाषी हैं, संस्कृत हमारी प्रचलन की लोक भाषा हुआ करती थी, लेकिन उसका धीरे धीरे परिवर्तित हो करके भाई संस्कृत से पहले पाली में परिवर्तन हुआ, फिर प्राकृत में हुआ, फिर अपभ्रंश हिंदी बनी, फिर हिंदी बनी, और अब हिंदी भी बड़ी ही
रोमांचक भाषा हो गई है कि जिसमें उर्दू भी मिली हुई है, हम अंग्रेजी का भी प्रयोग करते हैं, हम दुनिया के सारे शब्दों को, दुनिया की कोई भी भाषा का हमें लगता है तो हम उसका शब्द हिंदी में मिला देते हैं और हम बोल लेते हैं और हम कहते हैं हम हिंदी भाषी हैं। तो ये बड़ी गलत बात है, हिंदी भी भाषी नहीं रह गए हम, तो हिंदी भी समझ में नहीं आती है। कई तो कहते हैं कि मैडम हमें तो हिंदी समझ में नहीं आती। भाई हिंदुस्तान में रहते सभी अपनी भाषा को तो पकड़ के रखो। तो संस्कृत को समझाने के लिए हमें हिंदी का भी प्रयोग करना पड़ता है, इंग्लिश को भी का भी प्रयोग करना पड़ता है कि भाई जिससे आपको समझ में आ जाए। समझ में आ जाओगे तब तो संस्कृत की ओर बढ़ोगे आप, है ना। तो यहाँ हम चल रहे थे, कह रहे थे कि हिंदी में आप कैसे पहचान करेंगे कि किसके संग में किसकी क्रिया लगानी है। अगर मैं के लिए आप क्रिया लगा रहे होंगे तब आप कौन सी लगाएंगे, प्रथम पुरुष की, उत्तम पुरुष के एक वचन की। अगर हम दोनों के लिए अगर क्रिया आप लगा रहे होंगे तो उत्तम पुरुष के द्विवचन की लगाएंगे। और यदि आप हम सब के लिए जब कभी किसी वाक्य में लिखने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए क्रिया लगाएंगे तो आप उत्तम पुरुष के बहुवचन की लगाएंगे। बाकी और किसी के लिए नहीं, बोले बिल्कुल नहीं। उत्तम पुरुष के केवल 3 कर्ता हैं, चौथा हो ही नहीं सकता है। इन्हें अभी हम संस्कृत में परिवर्तित कर देंगे। ऐसे ही जब आप कभी संस्कृत बोल रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, अनुवाद कर रहे हो, तब आप तुम के साथ में मध्यम पुरुष की क्रिया लगाएंगे। तुम अकेला है तो एक वचन की क्रिया लगाएंगे, तुम यदि 2 हो गए हो तो मध्यम पुरुष के द्विवचन की क्रिया लगाई जाएगी, और यदि तुम संख्या में 2 से अधिक हो तो आपको बहुवचन की क्रिया लगानी है। ठीक है, समझ गए। तो यानी ये 6 लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी, चाहे बालक हो, बालिका हो, छात्र हो, छात्रा हो, पुरुष हो, स्त्री हो, वृद्ध हो, वृद्धा हो, शिशु हो, कोई भी हो, जो काम कर रहा होगा उन सब के लिए इन 6 को छोड़ करके बाकी सब के लिए आप प्रथम पुरुष की क्रिया लगाएंगे। यानी मैं के लिए आप कभी भी प्रथम पुरुष की क्रिया नहीं लगाएंगे, तुम के लिए कभी भी आप प्रथम पुरुष की क्रिया नहीं लगाएंगे। इन 6 के लिए अपनी अलग सीट रिजर्व है। ठीक है, अब देखिए, अब इन्हीं को संस्कृत में कैसे परिवर्तित करें, क्योंकि ये कौन बन रहे हैं, काम करने वाले कर्ता, पहले ही हमने कह दिया। और कर्तरी प्रथमा, कर्ता में हमेशा क्या लगती है, प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। ठीक है ना, कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है, कर्तरी प्रथमा। और प्रथमा विभक्ति समझ रहे हैं क्या, वो शब्द रूप की टेबल जिसमें हमें क्या दिखते हैं, 7, एक शब्द के हमें 21 रूप देखते हैं। बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकीन् बालकाभ्यां बालकै, बालकाय बालकाभ्यां बालके, बालकात् बालकाभ्यां बालके, बालकस्य बालकयो बालकानाम, और बालके बालकयोः बालकेषु। इस प्रकार से देखिए, अगर संबोधन को छोड़ दें तो 21 रूप है कि नहीं है, है ना। अब उन 21 रूपों में से जो अगर काम कर रहा हो कोई व्यक्ति या उसकी पहचान बतानी हो तो उसके लिए कौन सी विभक्ति होती है, हमारी प्रथमा विभक्ति, यानी शब्द रूपों की पहली लाइन। ठीक है, वो किसके लिए प्रयोग की जाती है, भाई 21 रूप किसके लिए बने हैं, कभी वो काम करने वाला बन रहा है तो प्रथमा विभक्ति उठा ली, कर्म बन रहा है तो द्वितीया उठा ली। हमने कारक अभी और आएंगे तो उसमें भी आपको समझा देंगे। इस प्रकार से हर एक शब्द का अपना अपना महत्व है। तो यहाँ पे कर्तरी प्रथमा की बात हो रही है, तो जो मैं, हम दोनों, हम सब, तुम दोनों, तुम सब, ये कर्ता बन रहे हैं, तो इनको हमें प्रथमा विभक्ति में बदलना पड़ेगा। तो मैं जो है उसके शब्द रूप हमें कहाँ मिलते हैं, अस्मद में, और तुम के कहाँ मिलते हैं, युष्मद में। ठीक है, तो अस्मद की प्रथमा विभक्ति के रूप उठाइए, मैं का क्या बनेगा, अहम, अहम हिंदी में मैं, और हम दोनों को क्या कहेंगे, आवाम, और हम सबको क्या कहेंगे, हम वयम, अहम आवाम वयम। और युष्मद को क्या कहेंगे, त्वम, तुम दोनों को क्या कहेंगे, युवाम, और तुम सभी को क्या कहेंगे, यूयम। ठीक है, अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम। अब ये 6 लोग हो गए, हमने हिंदी में भी पहले आपको बता दिए, और उन्हें ही संस्कृत में क्या कहा जाता है, मैं को अहम कहा जाता है, हम दोनों को आवाम कहा जाता है, हम सबको वयम कहा जाता है। तुमको त्वम कहते हैं, तुम दोनों को युवाम कहते हैं, तुम सबको यूयम कहते हैं। तो अब हिंदी में समझ में आ गया, आपको ध्यान रखना है। अब संस्कृत में हमें पढ़ना है और लिखा हुआ है अहम, तो उसके संग में क्रिया कौन सी आएगी, हमारी उत्तम पुरुष के
एक वचन की, आवाम के संग में उत्तम के द्वि की और वयम के संग में उत्तम पुरुष के बहुवचन की, त्वम के साथ में मध्यम के एक वचन की, युवाम के साथ में हमारी मध्यम के द्विवचन की और यूयम के साथ में बहुवचन वाली क्रिया। ठीक है, समझ गए। अब बाकी सब प्रथम, बाकी सब प्रथम। अब उन क्रिया में हमने कर्ता को सबसे पहले पहचानना इसलिए जरूरी है कि क्रियाएं हम पढ़ रहे हैं, इन क्रियाओं का प्रयोग कहाँ करेंगे वो नहीं पता, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? रटने के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल मत पढ़िए, बंद करके रख दीजिए। लेकिन अगर उन क्रियाओं को पढ़ रहे हो तो उनका आपको प्रयोग पता होना चाहिए, नहीं तो फिर किस लिए हम पढ़ें। अब यहाँ पर आते हैं हम प्रथम पुरुष के लिए, तो प्रथम पुरुष के लिए हम कुछ भी बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे बालक बालिका ना लेके हम छात्र ले लेते हैं। छात्रः, छात्रः एक, क्योंकि कर्तरी प्रथमा है इसीलिए हम छात्र की प्रथमा विभक्ति का रूप ले रहे हैं। छात्र के रूप कैसे बनेंगे? छात्र अ से अंत हो रहा है, अकारांत बन रहा है, तो अकारांत पुरलिंग जैसे शब्द बनेंगे, यानी बालक जैसे रूप बनेंगे। तो बालक प्रथमा विभक्ति में रूप क्या बनाता है? एक होता है तो बालकः, दो होते हैं तो बालकौ, बहुत सारे होते हैं तो बालकाः। तो ये हो गया छात्रः, छात्रौ, और ये हो गया हमारा छात्राः। ठीक है, अब यहाँ पर क्रिया कौन सी पढ़ रहे हैं हम? पूछने की। अब यहाँ पे वर्तमान काल में पूछने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? पूछता है, पूछते हो, पूछता हूँ, इसी प्रकार से दर्शाएंगे। तो अब यदि छात्र है और उसके संग में अब हमें क्रिया लगानी है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा कर्ता कौन सा है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया कि बालक पूछता है, बालक पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले कर्ता को बदलेंगे तब हमारी क्रिया आती है। तो बालक हमारा, क्योंकि क्या बन रहा है? कर्ता है, कर्तर प्रथमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है और प्रथमा के एक वचन में बालक बनता है बालकः। पूछने को क्या कहा जाता है? पृच्छ। क्या कहा जाता है? पृच्छ कहा जाता है। पृच्छ धातु होती है हमारी, पृच्छ नहीं पृच्छ धातु होती है, री है यहाँ पे, पृच्छ होता है। अब पृच्छ जो धातु हो गई, अब उससे कहेंगे आगे का तो लकार लगाओ, आगे का प्रत्यय तो लगाओ उसमें, तो यहाँ से हम काल पहचान लेंगे। कौन सा काल है? वर्तमान। वर्तमान को किससे दर्शाते हैं? लट लकार के प्रत्ययों से। यहाँ पे अब काल पहचानने के बाद वे यहाँ पे आएंगे, कर्ता से पूछेंगे पुरुष वचन बताइए। तो बालक ना तो अहम आवाम वयम है, ना त्वम युवाम यूयम है, ना मैं हम दोनों हम सब है, ना तुम दोनों तुम सब है, नहीं है। तो बाकी सब प्रथम, तो ये प्रथम पुरुष का कर्ता हो गया। संख्या में कितना है? एक है। यही पता लेकर के हम क्रियाओं के पास पहुंच जाएंगे। कहेंगे वर्तमान काल के प्रथम पुरुष के एक वचन में ती लगाया जाता है। ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। लट लकार के 9 प्रत्यय हैं, एक बार हमारे साथ बोलिए। ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। एक और बार बोलिए, याद हो जाएंगे। ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। ठीक है, ये वाले थ में विसर्ग होता है, अंत में जाके विसर्ग खत्म, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? ती। अर्थ निकल आया बालक पूछता है। बालक यदि 2 हो जाए तो हम बालकों को द्विवचन में बनाएंगे, बालकौ, प्रथमा विभक्ति द्विवचन लगाएंगे। और क्रिया भी अब हमारी क्या होगी? बोले काल वही है, पुरुष वही है, वचन बदल गया तो यहाँ पर हो गया द्विवचन। तो क्रिया भी अब हमारी ना एक वचन की ना आके द्विवचन की लग जाएगी, पृच्छतः। क्या बन जाएगी? पृच्छतः। अर्थ हो जाएगा 2 बालक, बालक हो गए 2 बालक, यहाँ हम कहेंगे पूछते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि बालक 1 नहीं है, 2 नहीं है, बहुत सारे हैं और लिख दिया बालक पूछते हैं, तो बालक बहुत सारे हो गए, तो इनको बहुवचन में बदल देंगे। प्रथमा के बहुवचन में बदलेंगे, ये हो जाएगा बालकाः। और फिर अब हमारी पृच्छ धातु में हम कौन सा इसमें बताइए लकार का प्रत्यय लगाएं, क्योंकि 9 प्रत्यय हैं, तो वही इससे काल पुरुष वचन पूछना पड़ेगा। तो काल कहेंगे, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, लेकिन यहाँ पर बहुवचन का प्रत्यय लगाया जाएगा। तो क्या आएगा? ती तह अंति, तो यहाँ आप लगा देंगे पृच्छन्ति, तो हो जाएगा हमारा बालकाः पृच्छन्ति। ठीक है, ये हमारे हो गई कौन सी? प्रथम पुरुष की क्रियाओं को लगाने का प्रयोग। अब चलते हैं हम आपको
मध्यम पुरुष भी बता देते हैं, उत्तम भी बता देते हैं, तो जिससे हर लकार में वही नियम लगना है। तो मध्यम पुरुष के लिए तो देखो आपको पता है कि चाहे यहाँ पे तुम, यहाँ प्रथम पुरुष में था कि छात्र, बालिका, बालक, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तो भाई तुम के अलावा कोई होगा ही नहीं, कि तुम पूछते हो तो कहेंगे हम तुमको प्रथमा विभक्ति में बदलेंगे, हो जाएगा त्वम एक वचन में, एक वचन की क्रिया लगाएंगे तो हो जाएगा त्वम पृच्छसि, अर्थ निकलेगा तुम पूछते हो। तुम दोनों पूछते हो तो युवाम पृच्छतः, तुम सभी पूछते हो तो यूयम पृच्छत, क्योंकि 3 ही करता है, चौथा कोई आने वाला नहीं है। उत्तम पुरुष में देखें तो इसके भी 3 करता है, कि मैं पूछता हूं तो अहम पृच्छामि, हम दोनों पूछते हैं तो आवाम पृच्छावह, और हम सभी पूछते हैं तो वयम पृच्छामः। तो देखिए कोई परिवर्तन दिख रहा कुछ नहीं, सी ती तह अंति, सी थह थ आमी आवह आमह, हमें बस इस प्रकार से प्रयोग करना है। अब इसी में अब हम चलते हैं, देख लेते हैं भूतकाल की क्रियाओं को। किसी क्रिया को भूतकाल में बदलने के लिए क्या किया जाता है, उस मूल क्रिया के पहले आ लगा दिया जाता है और फिर अंत में प्रत्यय लगा दिए जाते हैं उस लकार के। लंग लकार के प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, त, ताम, न, अह, तम, त, आव, आम। ये वाला त आधा होता है, ये वाला त पूरा होता है। त, ताम, न आधा, त, ताम, न, अह, तम, त, आव, आम। बाकी कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमें क्या करना है, वही प्रथम पुरुष के लिए। अब ये काम अगर यही छात्र पूछने का काम भूतकाल में कर रहे थे या इन्होंने पूछा था तो क्या कहेंगे, छात्र ने पूछा था या छात्र पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था भाई, प्रश्न पूछ रहा था, तो छात्र पूछ रहा था तो छात्र अपृच्छत। 2 छात्र पूछ रहे थे तो कहेंगे छात्रौ अपृच्छताम, और सभी छात्र पूछ रहे थे तो कहेंगे छात्राः अपृच्छन्। अब हम कहते हैं मध्यम पुरुष पर आ जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, त्वम अपृच्छः, युवाम अपृच्छतम और यूयम अपृच्छत। मैं पूछता हूं तो कहेंगे आम अपृच्छम। अब यहाँ पे हूं नहीं आएगा, था थी आएगा। यहाँ पर हम किसकी, तुम की बात कर रहे हैं, मध्यम पुरुष में था कि तुम पूछते थे, पूछ रहे हो, है, हूं, हो के लिए तो ये वाली क्रियाएं हो गई। था थे की बात करेंगे, यहाँ पर हमने कहा छात्र पूछ रहे थे, 2 छात्र पूछ रहे थे, सभी छात्र पूछ रहे थे। अब यहाँ पे कहेंगे तुम पूछ रहे थे ना, उसका जवाब ये है, तुम दोनों पूछ रहे थे, इसका ये, तुम दोनों ने पूछा था, उसका जवाब ये है। तो त्वम अपृच्छः, युवाम अपृच्छतम, यूयम अपृच्छत। मैंने पूछा था या मैं पूछ रहा था, अहम अपृच्छम, आवाम अपृच्छा, वयम अपृच्छाम। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए। हमने अगर कितने 9 प्रत्यय लटकी कर लिए हैं, 9 प्रत्यय लंकी कर लिए हैं, तो इसके बाद में बनाना आपके लिए सरल हो जाएगा। अब यहाँ पे पृच्छ जो धातु है उसमें भविष्य काल में परिवर्तन होता है। क्या बन जाता है, जो ये हमारी क्या बनी हुई है, अभी देखिए ये पृच्छ धातु क्या बन रही थी, यहाँ पे ये र जो था वो क्या परिवर्तित होता था, री हो रहा था, बन रहा था कि नहीं। लेकिन भविष्य काल में ये अपना पूरा वैसा का वैसा रूप करके पृच्छ जो है प्र जैसा का तैसा रहेगा, और हमारा जो च और छ है वो छत्री के छ में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पृक्ष्यति, और यहाँ पे या का आगमन हो जाएगा पृक्ष्य, अब ये रूप बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद में शुरू किया क्या करना, ती तह अंति, सी थह थ आमी आवह आमह, कहाँ से, लट लकार से लेकर आए। परिवर्तन जो हुआ है उसको देखना जरूरी है, क्योंकि लट और लिट के प्रत्यय जो अंत वाले होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन उनके पहले क्या लगाया जाता है, स्य, भविष्य का स्य लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये क्या था, पृच्छ था, धातु क्या बन, सभी में पृच्छ बन रही थी, लेकिन इसमें हमारी मूल पृच्छ की पृच्छ रखी हुई है। ठीक है, अब ये हो गया, क्योंकि भाई भविष्य काल के जो प्रत्यय होते हैं वो कैसे होते हैं, तीतः अंति तो लट के होते हैं, और भविष्य काल का बनाने के लिए उन सब के पहले श्या जोड़ देते हैं, तो क्या प्रत्यय बन जाते हैं, श्यति, श्यतः, श्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यत्, श्यामी, श्यावह, श्यामः, ये रूप बनते हैं। कहीं कहीं पे सा आ जाता है, कहीं कहीं पे शा आ जाता है, और ये भी हमने आपको बताया है कि कहाँ पे सा कहाँ पे शा आता है, कि जिन धातुओं में श्यति, श्यतः, श्यन्ति जुड़ने के पहले ई जुड़ जाती है उसमें तो शा हो जाता है, और जिसमें ई नहीं जुड़ती उसमें सा रहता है। ठीक है, तो ये भी हमने आपको कई बार बता चुके हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, कहेंगे यहाँ पर ये जो च और छ है, ये छ का आगमन हुआ।
ठीक है। और यहाँ पे जो श है, श्यति, श्यतः, श्यंति जो हो रहा है, इन तीनों का मेल करके यहाँ पे छतरी का छ बना, तो ये हो गया पृक्ष्य। अब पृक्ष बन गया। अब इसे हम शुरू कर देंगे तो कहेंगे पृक्ष्यति, पृक्ष्यतः, पृक्ष्यन्ति। ठीक है। तो जो श्यति, श्यतः, श्यंति है वो हमारी पृच्छ धातु में ही जुड़ गई, प्र यहाँ से हो गया। फिर इसमें से जो श्यति, श्यतः, श्यंति जो जुड़ रहे थे, इन दोनों के मेल से यहाँ पे छतरी का छा बना, और इस प्रकार से ये हमारी धातुएं क्या बनी, पृक्ष्यति, पृक्ष्यतः, पृक्ष्यन्ति, पृक्ष्यसि, पृक्ष्यथः, पृक्ष्यत्, पृक्ष्यामि, पृक्ष्यावः, पृक्ष्यामः। प्रक्ष्यति, प्रक्ष्यतः, प्रक्ष्यन्ति, किसके लिए, छात्र, छात्रौ, छात्रः, यानी छात्र पूछेगा, बालक पूछेगा, पुरुष पूछेगा, नर पूछेगा, नारी पूछेगी, स्त्री पूछेगी, बालिका पूछेगी, लता पूछेगी, माधव पूछेगा, अभिनव पूछेगा। तो यहाँ पे हम हर एक पुरुष के लिए, कोई भी हो सकता है, यहाँ पर किसी का भी नाम हो सकता है, लेकिन जैसे ही मध्यम पुरुष की बाई के तुम पूछोगे, हमें ये पता था, तो त्वम प्रक्ष्यसि, तुम पूछोगे, तुम दोनों पूछोगे तो युवाम प्रक्ष्यथः, तुम सब पूछोगे तो यूयम प्रक्ष्यत। मैं पूछूंगा, मैं कल आप लोगों से पूछूंगा, गा नहीं, हम गी बोल रहे, ऐसा तो नहीं है कि भाई पुरुष के लिए कोई अलग होती हो, स्त्रीलिंग के लिए अलग होती हो, नहीं। मैं कल आपसे पूछूंगी तो अहम प्रक्ष्यामि, हम दोनों पूछेंगे तो आवाम प्रक्ष्यावः, हम सभी पूछेंगे तो वयम प्रक्ष्यामः। ठीक है। ये हमारी भविष्य काल की हो गई, तो लट जैसी ही हो गई कि नहीं हो गई। अब चलते हैं हम लोट लकार पर। पुरुष हम क्यों नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि कर्ता तो भाई चाहे हमारी कोई भी धातु हो, काम करने वाले ये ही रहने वाले हैं, क्योंकि मध्यम और उत्तम के तो 6 फिक्स है। यहाँ पे तो कोई भी बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन 6 को छोड़ करके। ठीक है। अब यहाँ पे हम आए लोट लकार में। लोट लकार के जो प्रत्यय हैं वो करते क्या है, उस क्रिया में जुड़ करके उसको आदेश बना देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है पृच्छतु, तो हो जाएगा पूछो, छात्र पूछो, लड़के पूछो। किसी बालक का नाम कह के कहा कि राम पूछो सवाल, राम सवाल पूछो, है ना, राम प्रश्न पूछो। अब बालक का नाम कुछ भी हो, राम हो, श्याम हो, मोहन हो, सोहन हो, कोई भी हो। ठीक है। माधव प्रश्न पूछो तो कहेंगे माधवः पृच्छतु, दोनों लड़के प्रश्न पूछो तो कहेंगे बालकौ पृच्छताम। अब कहेंगे सभी बच्चे प्रश्न पूछो, अब तो कहेंगे छात्राः पृच्छन्तु, बालकाः पृच्छन्तु, और कोई भी हो सकता है। छात्र हमारी छात्राएं भी हो सकती हैं, बालिकाः पृच्छन्तु, सभी प्रश्न पूछो। ठीक है। तो प्रश्न जो हमारी प्रथम पुरुष की क्रियाएं हैं, प्रथम पुरुष की जितनी भी क्रियाएं हैं, वो किसी के लिए भी आ सकती है, इन 6 लोगों को छोड़ करके। आज्ञा उपदेश कैसे बनता है, तू ताम अंतु अतम ता आनी आव आम जोड़ करके। इन्हें याद कैसे रखा जाए, तो इन्हें याद रखा जा सकता है, हम भूतकाल के अगर हमने प्रत्यय याद किए हैं तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। भूतकाल के प्रत्यय क्या होते हैं, त, ताम, न, अह, तम, त, अम, आव, आम। ठीक है। त, ताम, न, अह, तम, ता, अम, आव, आम। अब इनमें क्या परिवर्तन किया कि ये लोट के बन गए, कहेंगे ता में जोड़ दिया ऊ की मात्रा, तो ये हो गया तू, ताम जैसा का तैसा। आधे ना तो आधो ना तो पहले से ही था, इसमें भी तू जोड़ दिया, तो ये हो गया अंतु, तू ताम अंतु। फिर इसके बाद यहाँ से विसर्ग हटा दिया, ये जो विसर्ग था इसको हटा दिया, तो हो गया अ। तो मूल धातु में पृच्छ में क्या जोड़ दिया, अ, तो बन गया पृच्छ। फिर हो गया पृच्छतम, पृच्छत, कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ बस परिवर्तन होता है, अम की जगह पे भूतकाल में अम लगाते हैं, और हमारा जो वर्तमान काल बनता है उसमें आमी लगाते हैं, लेकिन लोट लकार में आनी हो जाता है सबसे अलग। ठीक है। अब यहाँ पे आव है जैसे का तैसे लिखा, और यहाँ पे आम है, तो हमने अगर भूतकाल के हमने प्रत्यय याद कर लिए तो हमारे लोट लकार के भी हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, आज्ञा बन जाएगा, आज्ञा का भाव आ जाएगा इस क्रिया के अंतर्गत। तो कैसे अर्थ निकलेगा, छात्र पूछो, दोनों छात्र पूछो, सभी छात्र पूछो। छात्रः पृच्छतु, छात्रौ पृच्छताम, छात्राः पृच्छन्तु। तुम पूछो तो त्वम पृच्छ,
युवाम पृच्छतम, तुम दोनों पूछो, यूयम पृच्छत, तुम सभी पूछो, अहम पृच्छामि, मैं पूछूं। अब स्वयं को आज्ञा नहीं दे रहे हैं लेकिन अनुज्ञा कर रहे हैं। अहम पृच्छामि, आवाम पृच्छाव, वयम पृच्छाम, हम दोनों पूछे, हम सभी पूछे। ठीक है, ये लोट लकार की क्रिया हो गई। अब चलते हैं हम अपनी विधिलिंग पर। तो विधिलिंग लकार के प्रत्यय क्या करते हैं, ये उसमें जुड़ करके चाहिए का अर्थ जोड़ देते हैं, है ना, कि ऐसा करना चाहिए यानी पूछना चाहिए, या कहे छात्र पूछे। कभी कभी चाहिए ना लग के उस क्रिया में एक ही मात्रा भी लग जाती है हिंदी में, कि हम कह देते हैं पाठ पढ़े, बालक पाठ पढ़े, तो कहेंगे बालकः पठेत, बालक पाठ पढ़े, पुस्तक पढ़े, तो कहेंगे बालकः पठेत। यानी चाहिए भी हो सकता है और एक ही मात्रा से भी इंगित किया जा सकता है। तो लिखा है छात्रः पृच्छेत, यानी छात्र को पूछना चाहिए या छात्र पूछे। छात्रौ पृच्छेताम, यानी दोनों छात्र पूछे। और कहते हैं छात्राः पृच्छेयु, और छात्रों को पूछना चाहिए, सभी को पूछना चाहिए, या सभी छात्र पूछे, कहा जाता है सभी छात्र पूछे। त्वम पृच्छेहि, तुम पूछो, युवाम पृच्छेतम, तुम दोनों पूछ सकते हो। अब यहाँ पे आज्ञा नहीं करी जा रही है, पूछना चाहिए, तुम्हें पूछना चाहिए, तुम दोनों को पूछना चाहिए, तुम सभी को पूछना चाहिए इस बारे में, क्यों नहीं पूछते हो। तो कहा त्वम पृच्छेह युवाम पृच्छेतम यूयम पृच्छेत, तुम सभी को पूछना चाहिए, अहम पृच्छेयम, आवाम पृच्छेव, ओ वयम पृच्छेम। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसको हटा देंगे क्योंकि थोड़ी ना आएगा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारी क्रियाएं बन जाएंगी कौन सी, विधिलिंग लकार की, जो चाहिए का अर्थ उसमें जोड़ देती हैं। बस अब प्रत्यय कैसे याद रखे जाए, तो कहेंगे क्योंकि पांचों लकारों की कहें, हमने कहा केवल दो के याद कर लो, तो बाकी के सब एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। यहाँ लंग लकार के यानी वही भूतकाल के याद है, तो ये भी याद हो जाएंगे। जैसे भूतकाल के क्या होते हैं, त, ताम, न, भूतकाल के प्रत्यय बता रहे हैं, अह, तम, त, फिर हमने कहा अम, आव, आम। परिवर्तन कितना हुआ, बस इतना होना है कि यहाँ पे पहले ए लगा देना है, तो ये हो जाएगा एत, एताम, और ये बिल्कुल सबसे अलग परिवर्तित बन के बनता है युह, एत, एताम, एयुह। अह की जगह पे हो जाएगा एह, एतम, एत। यहाँ पे क्या होगा, अम की जगह पे हो जाएगा एयम, यहाँ पे हो जाएगा एव, यहाँ हो जाएगा एम। ये हमारे विधिलिंग लकार हो गए। देख लीजिए, एक बार प्रयास कर लेंगे समझ में आ जाएगा। तो कैसे बने, अब ये परिवर्तन जरूर याद रखिएगा। ये तो हमारे हो गए भाई प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय सीख लिया आपने, वही हमारे त, ताम, न, अह, तम, ता, अम, आव, आम से ही मिलकर बनते हैं, लेकिन एक ही मात्रा लग जाती है, तो कहते हैं एत, एताम, एयुह, वो सबसे परिवर्तित बनता है, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। ठीक है, अर्थ निकलेगा पूछे या पूछना चाहिए, अर्थ हमने आपको पहले ही बता दिया। अब एक और बात याद रखिएगा इसको, कि जो प्रच्छ धातु है चार कौन से हमारे लिट लकार में अपने मूल रूप में है, और बाकी के चार लकारों में ये पृच्छ बना रही है। कौन सी, री की मात्रा का आगमन हो रहा है। ठीक है, बाकी के चारों लकारों के प्रत्यय पृच्छ में जुड़ रहे हैं, इसमें पृच्छ में जुड़ रहे हैं, किसमें, लट लकार में। बस इतना याद रखिएगा, यानी ये पृच्छ है, फिर श्यति श्यतः जुड़ जाता है, तो ये क्या बन जाता है, पृक्ष बन जाता है, और फिर इसमें हम लगा देते पृक्ष्यति, पृक्ष्यतः, पृक्ष्यन्ति। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखिएगा, जिससे कि आपकी जो हमारी क्रिया है पृच्छ जो धातु पूछना, वो आप सही प्रयोग कर पाए। चाहे आप पढ़ रहे हो तो आप सही उसका अर्थ समझ पाए, चाहे अनुवाद कर रहे हो तो अनुवाद आप सही कर पाए, चाहे बोलें तब सही बोलें, और चाहे आप लिखें तब भी आप सही लिखें। ठीक है, तो सारी चीज़ें तभी संभव हैं जब हम शब्द रूप और धातु रूपों को अच्छे से सीख लेते हैं। ये सारे वीडियो आपको कहाँ मिलेंगे, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, यूट्यूब पे चले जाइए या फिर एप्लीकेशन पे चले जाइए। यूट्यूब पे तो प्लेलिस्ट बनी ही है जैसा कि सभी को पता है, लेकिन हमारी भाई आप वेबसाइट पे जाते हैं या फिर आप कहाँ जाते हैं, हमारी एप्लीकेशन पे जाते हैं, तो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, कोई पैसे नहीं देना है। वेबसाइट पे जाएंगे तो भी कोई पैसे नहीं देना है, रजिस्टर भी कर सकते हैं फ्री। बस मैग्नेट ब्रेन्स पे आप पढ़ाई करने के लिए कोई पैसे नहीं देना है। आप लिखेंगे magnetbrains.com, एंटर करेंगे गूगल पे जाके, तो आपके सामने ये वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा।
अब एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के सामने यहाँ देखिए, जिस कोर्स पे आप क्लिक करेंगे उसी से जुड़ी हुई क्लास और वीडियो की लिस्ट यहाँ आपको मिल जाएगी। देखिए वो कोर्सेज लिखे हुए हैं, यहाँ पे क्लास है, क्लास हमने 11वीं की तो 11th क्लास के वीडियोस की लिस्ट आ गई। यहाँ पे पेजेस आ गए हर सब्जेक्ट के। अब यहाँ पे सारे देखिए, एक नहीं है, हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। संस्कृत भाषुति हो गई, ये व्याकरण हो गई, भाषुति साश्वती भी करवाएंगे। व्याकरण पे क्लिक किया, व्याकरण के सामने आपके वीडियो आ गए। ठीक है, अब वीडियो कैसे आएंगे, यहाँ पर, यहाँ पाठ के नाम लिखे हैं और उससे जुड़े हुए लेक्चर की यहाँ पर है। अब एक तो है नहीं, अब संधि के 22 लेक्चर हैं तो खोलेंगे तो 22 लेक्चर की लिस्ट दिख जाएगी। आप उसमें से जिसको क्लिक करेंगे वो आपके सामने हो जाएगा ओपन। तो इस तरह से आपको वेबसाइट से और एप्लीकेशन से ये आपकी एक हेल्प हो जाएगी, सहायता हो जाएगी कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपके व्याकरण के लिए कोर वाले बच्चों की जो व्याकरण है उसके कितने कौन कौन से टॉपिक हमने पूरे कवर, वैसे तो हमने सारे ही करवा दिए हैं और ज़्यादा ही करवा दिए हैं। तो कोर वाले भी बच्चे ढूंढ सकते हैं, इलेक्टिव वाले भी ढूंढ सकते हैं और सबकी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और धातु रूपों को सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।